नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे को बताया भ्रामक। कहा, तेजस्वी द्वारा दिया गया नया एपिक नंबर रिकॉर्ड में नहीं है मौजूद। दूसरे एपिक नंबर की वास्तविकता जानने के लिए आयोग ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश में ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जरूरत पड़ी तो लगेगा एनएसए। तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटेगी सरकार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ तीसरे दिन भी जारी। अब तक 3 आतंकी ढेर, 1 जवान भी हुआ घायल। अमरनाथ यात्रा निर्धारित समय से 1 सप्ताह पहले की गई बंद। खराब मौसम और यात्रा मार्गों की बिगड़ती स्थिति के कारण अधिकारियों ने लिया फैसला। ओवल क्रिकेट टेस्ट का चौथा दिन आज। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 324 रन, तो वहीं भारत जीत से 9 विकेट दूर। तो आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 10 सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित भी किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी यादव ने 2020 में नामांकन के समय अपने शपथ पत्र में एपिक नंबर RAB 0456228 का उपयोग किया था। ये नंबर 2015 से उनके नाम से जुड़ा हुआ है और 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में भी उनका नाम इसी नंबर के साथ दर्ज है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक नंबर बताया है वो है RAB 2916120, जिसकी जांच के बाद चुनाव आयोग ने यह बात साफ कर दी है कि यह नंबर रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। आयोग ने साफ कहा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद है और उनके पास वैध एपिक नंबर है। अगर दूसरे एपिक नंबर को लेकर फर्जीवाड़ा साबित होता है तो तेजस्वी यादव के लिए ये कानूनी संकट खड़ा कर सकता है। तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे लेकर राजनीतिक हमला भी तेज कर दिया है। और बिहार में एनडीए की सरकार ने पटना में कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच बने 6 लेन के गंगा पुल का उद्घाटन पिछले दिनों किया, जिससे पटना और राघोपुर के बीच का सफर अब आसान हो गया है। इस पुल के बनने से राघोपुर के लोगों को साल भर सड़क संपर्क मिलेगा और उत्तर दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक की बिहार के राघोपुर से ये खास रिपोर्ट। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार के वीआईपी चुनावी हलकों में से एक है। ये दियारा का क्षेत्र है जहां जब बरसात में गंगा का कटाव होता है तो राघोपुर जल समाधि ले लेता है। आज पटना की कच्ची दरगाह से राघोपुर तक डबल इंजन की सरकार ने नए पुल की सौगात दे दी है। यातायात के लिए नाव पर निर्भर रहने वाली यहाँ की आबादी को इस पुल के निर्माण ने उनकी रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। पुल के निर्माण से मिला कि भाई नाव वाला सबसे पहले समस्या दूर हो गया। दाहर होता था तो दाहर में लोग आना जाना बंद हो जाता था, नाव दुर्घटना होती थी। अब है कि पुल है तो कभी भी रात बिरात कभी भी अपना गाड़ी से आवागमन चालू है, आता जाता है लोग, बहुत सुविधा मिला। पुल बने तो फायदा हुआ, सुविधा है कि मरीज अचानक हुआ हॉस्पिटलाइज धर लेता है, जेल में कुछ सदना है ना हॉस्पिटल का। यह पुल उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली 6 लेन रोड का हिस्सा है। इसे बनाने में 5000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका निर्माण कार्य 2016 में शुरू हुआ था। वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक तेजस्वी यादव हैं, जो अभी बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं।
अभी हम लोगों ने जो गंगा के कनेक्टिविटी पे काम किया, तो कच्ची दरगाह से जो बिदुपुर है वो अपने आप पे 6 लेन ब्रिज है, और जिसको बिहार सरकार ने अपनी योजना से 2016 में शुरू किया था। और आज इस ब्रिज का जो दियारा का पोर्शन हम लोग कहते हैं, दियारा से कनेक्टिविटी होना, तो एक समय था कि मोकामा के लोग टाल पे रहते थे, कभी नज़र नहीं आते थे, उसको कनेक्टिविटी मिली। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आज राघोपुर दियारा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके भी गांव को, उनके भी क्षेत्र को कनेक्टिविटी किसी ने दिया, तो नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। आज आप दियारा जाइएगा तो 4 लेन ब्रिज से उतरिएगा और सीधे उस दियारा के इलाका जो राघोपुर का क्षेत्र है पूरी तरह से पटना की राजधानी से जुड़ गया। और ऐसे ऐसे अभी हम लोग सिरपुर दिगवारा के भी दियारा इलाका को जोड़ने जा रहे हैं। तो दियारा जो सबसे बड़ा कहते थे कि पिछड़ा इलाका है, उसको भी नीतीश कुमार की सरकार ने सीधे अपने संपर्कता से जोड़ा है। और जो लोग दियारा का वोट लेते थे, मैं उनको भी कहता हूँ, उन्होंने भी कभी दियारा की चिंता नहीं की, उसकी भी चिंता की तो भाजपा जदयू की सरकार ने किया। राघोपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व पूर्व में लालू प्रसाद, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कुल मिलाकर लंबे समय से राघोपुर विधानसभा सीट पर लालू प्रसाद के परिवार का कब्जा रहा है। बावजूद इसके राज्य की एनडीए सरकार ने इलाके को पुल के जरिए विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की सौगात दे दी है। हमारे पीछे का ये क्षेत्र दियर का क्षेत्र है, जो खासकर बरसात के दिनों में जलमग्न होता है। और पटना और राघोपुर के बीच जो दूरी है वो नाव से लोग तय किया करते थे, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से ये नया पुल बनकर तैयार है, जो पटना और राघोपुर को जोड़ रहा है। सिर्फ राघोपुर ही नहीं, बल्कि तमाम जो बस्तियां हैं गंगा के उस पार पटना से सीधे संपर्क में आ गई है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, राघोपुर। और लीची और लहरी के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर अब बैग निर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में बैग क्लस्टर में बियाडा और निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा प्रतिमाह 10 लाख से अधिक बैग का उत्पादन किया जा रहा है। इन बैग क्लस्टरों में बड़ी संख्या में कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है। बिहार में एक प्रचलित शब्द था पलायन, लेकिन इस शब्द पर राज्य में रिवर्स पलायन शब्द हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर के एक ऐसे ही ब्लैक क्लस्टर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आलोक कुमार ने। वर्षों से बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन हम आपको पूरी सीरीज दिखला रहे हैं। हमने आपको अपने डीडी न्यूज के माध्यम से बहुत सारे उद्योगों के बारे में आपको बताया, चाहे वो बिस्किट उद्योग हो, चाहे वो ड्राई पोर्ट हो, चाहे वो पेप्सी का जो कारखाना खुला है, बॉटलिंग प्लांट खुला है। और इसी श्रेणी में, इसी कड़ी में हम आए हैं मुजफ्फरपुर, जहाँ पे हाई स्पीड कंपनी जो है कमर्शियल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर बैग क्लस्टर है। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में स्कूल बैग, जो बैग्स होते हैं, वो उसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और भारी संख्या में लोग जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, वो जो बाहर काम करते थे, दिल्ली काम करते थे, बॉम्बे काम करते थे या अन्य जगहों पे काम करते थे, आज वो रिवर्स माइग्रेशन जबरदस्त हुआ है। और हम इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण मुरारी जी। कृष्ण मुरारी जी, पहले बताइए कि ये कंपनी क्या बनाती है और आपका प्रोडक्शन कितना है और कितने लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं? हम लोग इस लैपटॉप बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग और हार्ड लगेज, ट्रैवल लगेज, ये सभी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर। और आज के दिन पे हम 10 लाख पीस महीने का बना रहे हैं बिहार में, जो कि हम पहले बॉम्बे बनाते थे। अब हमने ये पूरा प्रोडक्शन बिहार शिफ्ट किया और हम बिहार में बना रहे हैं। तो मतलब बॉम्बे में आपका क्लस्टर था, लेकिन बॉम्बे से खुद आप ही शिफ्ट हो गए? हाँ, हम लोग ही आ गए यहाँ। बॉम्बे आपने छोड़ दिया? मुंबई छोड़ दिया, हम मुंबई से ही है। और यहाँ के हमने आज से 2022 जून में चालू किया था ये, आज 3 साल हो गए हैं। 150 मशीन से हमने चालू की थी और आज हमारी बिहार में 3500 मशीन चल रही है और दिसंबर तक 1500 मशीन और बढ़ जाएगी, तो 5000 मशीन हो जाएगी। तो आपने देखा, इंटरेस्टिंग चीज सुना कि मजदूर तो माइग्रेशन, वो रिवर्स माइग्रेशन कर ही रहे हैं, कंपनी के मालिक भी बिहार से बाहर हैं, वो भी रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि जो आपने रीमाइग्रेशन आपने किया, इसके अलावा जो मजदूर आपके यहाँ हैं, जो कहा जाता है कि बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में आपके यहाँ कार्यरत है? हाँ जी, मतलब अगर आप देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, दिल्ली, सभी जगह से लोग आए हैं और लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें अपने घर में काम मिल रहा है और अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है। तो आपको लगता है जो धब्बा लगा हुआ था माइग्रेशन का, वो धब्बा कुछ कम होते जा रहा है बिहार में? बहुत कम हो रहा है।
और अगले 6 महीने में आपको बहुत चेंज दिखेगा। अगले 6 महीने में काफ़ी चेंज दिखेगी, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी का। और हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस जो फैक्ट्री है, जो मिनी फैक्ट्री है, उसमें कार्यरत है। यहाँ है तो बहुत बढ़िया काम करके सही है। आमदनी क्या है यहाँ पर? आमदनी भी बढ़िया है, आमदनी भी 21,000 रुपया महीना आ जाता है, 4 या 5 महीना में आ जाता है पैसा अकाउंट पे। ये सब करता है, काम भी बढ़िया है। पहले पैसा कौड़ी का बहुत दिक्कत हो रहा था, अभी जब काम करने लगे हैं तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, अच्छा खासा अपने से कमा लेते हैं। सैलरी मिल रहा है 7-8 हज़ार मिल जाता है अभी, क्योंकि हम नया ज्वाइनिंग होवे किए हैं। अच्छा ढंग से पैसा मिल रहा है, पति से पैसा मांगना नहीं पड़ता है, अच्छा ढंग से हो रहा है। 2-3 साल से काम कर रहे हैं। पहले रहते थे घर पर बैठल, कोई काम धाम नहीं कर रहे थे, पैसा वैसा के दिक्कत हो रहा था, बच्चा से के पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हम लोग घर से निकले बाहर तो अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद अपना काम हम करते हैं तो बच्चा के भी पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, कुछ भी अपना भी घर को कुछ खर्चा बर्चा चल रहा है। तो आपने देखा कि इस बैग क्लस्टर में जहां पर बैग का निर्माण हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, और ये कंपनी पूरे बिहार में लगभग आप कहें तो 10 से लेकर 12 हज़ार प्रत्यक्ष रोजगार दे रही है। इसके अलावा 20 से लेकर 25 हज़ार अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार दे रही है। तो कह सकते हैं कि बिहार में औद्योगिक क्रांति का ये नया दौर है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, मुजफ्फरपुर। और चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में कहा है कि राहुल गांधी के बयान भ्रामक और निराधार हैं। आयोग ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के दौरान मसौदा और अंतिम दोनों मतदाता सूचियां कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थीं और जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील योग्य थीं। लेकिन कांग्रेस द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शायद ही कोई अपील दायर की गई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2024 के संसदीय चुनाव में हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत केवल 8 चुनाव याचिकाएं दायर की गई थीं। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिसमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल हैं। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य चुनाव मशीनरी पर अनुचित दबाव डालना और देश भर के लाखों मेहनती चुनाव अधिकारियों को धमकाना है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। और वहीं उत्तर प्रदेश में ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर राज्य की योगी सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा और इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए भी लगाया जाएगा। ड्रोन के दुरुपयोग पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने संदेश दिया है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। नवनियुक्त आयुक्त एसबी के सिंह ने 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरामोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। एसबी के सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुफिया इनपुट्स में यह आशंका जताई गई है कि देश विरोधी तत्व ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और बात करें मौसम की तो बारिश के चलते जहां गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल रही है, तो वहीं बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। प्रयागराज शहर के कई एक इलाकों में जलभराव की खबर है। सड़कों पर काफी पानी जमा नजर आ रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों की दिक्कतें खासी बढ़ गई हैं। घरों के आगे पानी जमा होने से वहां पर रहने वाले लोगों का निकलना भी मुश्किल है। तो वहीं दोपहरिया वाहनों को इस रास्ते से गुजरना भारी पड़ रहा है। जगह जगह नालियाँ सब रिसीवर बंद हो गए हैं, इसके वजह से बाढ़ आ गई है। हम लोग को बिजली करने का प्रॉब्लम हो रहा है, जाते हैं तो लग जाता है, तो पानी हो गया है। पूरे इलाके कॉलोनी से लेके पूरा मुलियाबाद तक भरा हुआ है, आना पानी भरा है। कम कम आने जाने को 2.5 फुट के ऊपर पानी भरा हुआ है। वहीं प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर नदी किनारे बसे इलाकों पर पड़ा है। पिछले 4 दिनों में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों के सामने परेशानियों का अंबार खड़ा हो गया है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को वहां से बाहर निकाल रही हैं और इन्हें बाढ़ राहत केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। बनारस की एक टीम प्रयागराज में बाढ़ राहत के लिए तैनात किया गया है और पिछले 4 दिनों से लगातार जल स्तर गंगा और यमुना का दोनों बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो गया है। जैसे राजापुर हो गया, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, पापा मऊ का जो बेला कछार वाला इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है एवैक्यूएशन चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों की माने तो पानी का स्तर घट जाने के बाद भी इन इलाकों में समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, बल्कि जल स्तर कम हो जाने के बाद बीमारियों का खतरा यहां पर हमेशा बना रहता है। समस्याएं ये हो गई हैं कि नाले का पानी पूरा कॉलोनी में भर जा रहा है, पानी पास नहीं हो रहा है। इससे दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को आने जाने की सुविधा, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने वाले घर जा रहे हैं। बाढ़ का पानी तो भर गया, हम लोग को रूम छोड़ना पड़ा। ये मेरा दोस्त है, मैं इसके रूम पे आया हूँ, भी रह रहा हूँ 2 दिन से। बात ये नहीं है कि रूम अभी छोड़ दिए, बाढ़ आई है, इसके बाद भी बाढ़ चली जाएगी तो समस्या लगातार बनी रहती है। गंदा पानी आता है, वही पानी खाना बनाते हैं, बीमार हो जाते हैं हम लोग, डेंगू फैलता है। मतलब ये डिस्टर्बेंस जब तक बाढ़ है तब तक ही नहीं है, इसके बाद भी समस्या बनी रहती है। नाले का पानी इसमें आ नहीं पाता है, उसके बाद गंदगी बनी रहती है वहीं पे। और बांदा में यमुना और केन नदी एक बार फिर से उफान पर है। नदियों में लगातार बढ़ रहे जल स्तर से जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते इन गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। बांदा कानपुर मार्ग को बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से फिलहाल बंद कर दिया गया है। यमुना नदी खतरे के निशान से लगभग 2.5 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं केन नदी भी खतरे के निशान से मात्र 2 मीटर नीचे है। वहीं लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। जिले में 47 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन कर दिया है। यह टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। टीम 11 में प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा के लिए नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जालौन के लिए स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार, औरैया के लिए स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला, हमीरपुर के लिए रामकेश निषाद, आगरा के लिए जयवीर सिंह, वाराणसी के लिए सुरेश खन्ना, कानपुर देहात के लिए संजय निषाद, बलिया के लिए दयाशंकर मिश्रा दयालु, इटावा के लिए धर्मवीर प्रजापति और फतेहपुर के लिए अजीत पाल को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण करने और वहीं रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जलभराव वाले गांवों से पानी की शीघ्र निकासी, राहत शिविरों में भोजन, दवा, शौचालय, साफ सफाई और महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।
और आपको बता दें कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। ये यात्रा 9 अगस्त को संपन्न होने वाली थी, लेकिन अब ये यात्रा लगभग 1 सप्ताह पहले ही स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने यात्रा को समय से पहले बंद करने के पीछे खराब मौसम और यात्रा मार्गों की बिगड़ती हुई स्थिति को मुख्य कारण बताया। 3 दिन पहले भारी बारिश के कारण यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। इसी बीच कल अधिकारियों ने घोषणा की कि बालटाल और पहलगाम दोनों पारंपरिक मार्गों से यात्रा फिर से शुरू नहीं होगी, क्योंकि मार्ग असुरक्षित है और तत्काल मरम्मत की जरूरत है। 31 दिन तक चली यात्रा के दौरान दोनों मार्गों से 4,14,311 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ये यात्रा 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन समाप्त हो रही थी। इस दिन पवित्र गुफा में श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पवित्र छड़ी मुबारक पहुंचाई जाएगी। हालांकि प्रशासन ने 3 अगस्त से यात्रा को रोक दिया है, लेकिन पवित्र छड़ी 4 अगस्त को तय कार्यक्रम के अनुसार दशनामी अखाड़े से गुफा की ओर रवाना होगी और इसके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर साल अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा दर्ज किया जाता है, लेकिन 2025 में पिछले साल की तुलना में कम श्रद्धालु आए। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान 5.10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गुफा तक पहुंचे थे, लेकिन इस बार महज 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों को झटका लगा है। हमास ने साफ कर दिया है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के स्थापना से पहले वो हथियार नहीं डालेगा। साथ साथ कहा है कि राष्ट्र का अधिकार न मिलने तक उनका सशस्त्र संघर्ष नहीं रुकेगा। हमास ने शर्त रखी है कि वे संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र चाहते हैं और इसकी राजधानी यरूशलेम हो। इजराइल ने स्थायी युद्ध विराम के लिए हमास को निशस्त्र करने की शर्त रखी है। युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर ने हाल ही में हमास से हथियार डालने की अपील की थी। उनका उद्देश्य गाजा में स्थायी युद्ध विराम की भूमिका बनाना था, लेकिन फिलिस्तीनी संगठन ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिमी एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ ने तेल अवीव में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिवारों ने उनसे बंधकों की जल्द रिहाई में मदद की गुहार लगाई। विटकॉफ ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि वो इजरायली सरकार के साथ मिलकर ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिससे गाजा में संघर्ष को खत्म किया जा सके। और यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के अंदर ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेन के दावे के अनुसार इस हमले में रूस की एक बड़ी तेल रिफाइनरी, सैन्य हवाई पट्टी और इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक कारखाने का निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के मुताबिक ये हमला मॉस्को से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रियाजान स्थित तेल रिफाइनरी पर किया गया, जिससे उसके परिसर में आग लग गई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए हैं। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने इंग्लैंड को तेज शुरुआत दी और 13.4 ओवर में ही 50 रन जोड़ दिए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले जैक क्रॉली को आउट कर मोहम्मद सिराज ने भारत को पहली सफलता दिलाई। इंग्लैंड को अब भी जीत के लिए 324 रन बनाने हैं और उसके हाथ में 9 विकेट हैं। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय डाक विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें पोस्टमैन और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में लोगों को नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाने का संदेश दिया गया। इस आयोजन में 2024 साउथ एशियन बास्केटबॉल अंडर 16 चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये खिलाड़ी हाल ही में कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। अरमान, अंश तोमर, शेखर राठी,
और कृष्ण सुनरिया। इन युवा खिलाड़ियों की उपस्थिति ने न केवल युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित किया, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और अनुशासन का भी संदेश दिया। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत सही कर रही है ताकि लोग फिट रह सके और ये लोग अपने साइकिल की जर्नी को स्टार्ट कर पाए। ये बहुत अच्छा वे है इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा इवेंट है ये, हर संडे होता है। साइकिल चलाने के लिए लोग इंकरेज करते हैं। लोग हमेशा गाड़ियाँ वगैरह से घूमते रहते हैं, तो सही बात नहीं है। छोटी मोटी जगह के लिए हर जगह बाइक कार उठा लेते हैं। अच्छी बात है कि लोग साइकिल वगैरह पे इतना ध्यान दे रहे हैं दोबारा से, तो हमें साइकिल छोटी मोटी जगह पर तो हमें साइकिल लेके जानी चाहिए। पोस्ट ऑफिस की तरफ से हमारे को इंडिया पोस्ट वालों ने निमंत्रण किया था और हम यहाँ आए, बड़ा एंजॉय करा। और आने वाली जनरेशन को भी कहते हैं कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपकी हेल्थ स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। और बुजुर्गों से भी यही कहते हैं कि कम से कम नहीं तो 15 मिनट आध घंटा नहीं तो आप एक्सरसाइज करें, जिससे फिट रहें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।